कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच, हमें इस एच की वैल्यू बतानी है सो दैट इफ द ब्लॉक इज स्लाइटली पुश्ड फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से ब्लॉक गया और वो अपना कंप्लीट कर रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये पार्ट एक इंपॉर्टेंट है, वो अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है। तो शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो इसने कहा है कि हमें एच की वैल्यू बताइए जब ये ब्लॉक इधर से खिसकेगा और ये अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। तो एक बात बताना, ध्यान से समझना, ए और बी अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है तो उसकी लोएस्ट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 5 rg। बिल्कुल ठीक है, 5 rg। रिपीट करेंगे, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जब कोई भी पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है तो उसके मिडल लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती थी? 5 rg। उसके मिडल पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती थी? 3 rg, 2 rg तो यहां पर होती थी, जिससे एम पॉइंट पे वो रुक जाता था। और यहां पे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती थी? अंडर रूट। तो अगर मैं यहां पर पता लगा चुका हूं कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी है और वहां पे जब ब्लॉक खिसकना स्टार्ट हो रहा होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी, तो क्यों ना मैं ए और बी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दूंगा और एच की वैल्यू आ जाएगी। यस और नो? तो स्टार्ट करते हैं इसी में। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपने यहां पे लिया काइनेटिक एनर्जी ए, फिर आपने यहां पे लिया पोटेंशियल एनर्जी एट ए, फिर आपने लिया काइनेटिक एनर्जी एट बी, फिर आपने लिया पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ ऑफ एम, शुरुआती दौर की स्पीड है 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? एम इंटू जी इंटू एच, बिकॉज स्टार्टिंग में हाइट दे रखी है एच, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ ऑफ एम ऑफ अंडर रूट 5 आर जी का हो जाएगा होल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर हाइट हो जाएगी 0, तो यहां आ जाएगा m इंटू जी इंटू 0। यस और नो? नाउ ये पूरा स्वाहा है ना, और ये खत्म, यहां आ जाएगा m इंटू जी इंटू एच, हाफ ऑफ m ऑफ रूट हट जाएगा, यहां आ जाएगा 5 ऑफ आर जी। m ने m को मार दिया, g ने g को मार दिया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? h की वैल्यू आ गई 2.5 टाइम्स ऑफ r। ये जो आप झूले झूलने जाते हो ना, फन एंड फूड विलेज वगैरह वगैरह है ना, अलग अलग पार्क जो होते हैं उसमें यही तो कैलकुलेट करके ही निकालते हैं वो सब। तो बच्चा उड़ जाएगा, वहां से आया, इतनी हाइट बनाई, वो पूरे चक्कर काट के धड़ाम से नीचे गिरेगा, है ना? ये सुनो, चलो स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया रखा है? ये बोलते हैं इस बार हाइट आपको दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है? 4r। अब यहां पर इसे स्लाइटली पुश किया गया है और यहां स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फोर्स हो गया 0। फिर ये बोलता है कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन एट डी, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बॉडी तो नीचे आ गई, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से नॉर्मल कहां लगेगा? नीचे। अच्छा, वेट फोर्स भी कहां लगेगा? नीचे। यस और नो? तो यहां पर हमें नॉर्मल फोर्स निकालना है, तो किस प्रकार इसको कैलकुलेट किया जाए? अगर आप देखेंगे ये दोनों ही फोर्सेस सेंटर की तरफ लग रहे हैं, ये दोनों ही फोर्सेस सेंटर की तरफ लग रहे हैं, तो क्यों ना सबसे पहले मैं ए से लेकर डी तक का ही पार्ट निकाल लूं, क्योंकि इसकी हाइट 4r है और इसकी हाइट यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? 2r। अरे बोलो ना। तो सीधे लगाते हैं और देखते हैं क्या क्या आता है। तो सबसे पहले यहां देखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट ए, फिर देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट ए, उसके बाद देखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट डी, फिर देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट डी, फिर काइनेटिक एनर्जी ए पे निकालेंगे तो हाफ ऑफ एम ऑफ शून्य का स्क्वायर, m इंटू जी इंटू एच, एच हमें दे रखा है 4r, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डी पे निकालेंगे, उसकी वेलोसिटी मुझे चाहिए हाफ ऑफ m ऑफ v स्क्वायर, देन पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू 2r। कैलकुलेट करके बताएंगे क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी फटाफट। तो अब देखना, यहां पर हमने ये तो शून्य बना दिया है ना, मास ने सबको मार दिया। यहां पर देखेंगे तो ये आ जाएगा 4gr, फिर यहां पर देखेंगे ये आएगा हाफ ऑफ v स्क्वायर और यहां आ जाएगा 2gr। 4gr में से 2gr गए तो कितना बचेगा? 2gr इक्वल टू हाफ ऑफ v स्क्वायर, यहां आ जाएगा 4gr, यहां आ जाएगा अंडर रूट में v, फिर यहां आ जाएगा ट्वाइस ऑफ gr। वेलोसिटी आ गई कि नहीं? लेकिन हमें तो क्या निकालना था? नॉर्मल फोर्स। अगर आपको नॉर्मल फोर्स निकालना है तो बताइए, अगर आप यहां पे नॉर्मल फोर्स निकालना चाहते हैं तो एन भी नीचे लग रहा है, mg भी नीचे लग रहा है, दोनों फोर्स सेंटर की तरफ लग रहे हैं, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा।
नॉर्मल प्लस में mg, यहां हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r। फिर आप देखेंगे नॉर्मल प्लस में mg इक्वल टू m टाइम्स ऑफ v का स्क्वायर। ये v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी हमारी 4gr, ऐसा नो, ये रूट हट जाएगा तो यहां 4gr अपॉन में r ने r को मार दिया, 4 mg में से 1 mg माइनस हो जाएगा तो नॉर्मल फोर्स निकल आया कि नहीं, 3 mg। आंसर खत्म। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब आप इसको लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, लिखिए। चलो कोई बात नहीं, यहां देखेंगे डिस्कशन अबाउट टेंशन। हम निकालने वाले हैं टेंशन फोर्स अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शन में। अरे भाई सुन लो मेरी भी, जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट किया वैसी बातें कर रहे हो। वेदांश तू बोल रहा था ना? नहीं। अब यहां देखो, स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो, इस पॉइंट पे इसको बोलते हैं लोएस्ट पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? लोएस्ट पॉइंट। समृद्धि मुस्कुराते हुए बोलते हैं ना तो लगता है कि मजाक कर रही है। इसको क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पॉइंट। यहां पर है ओ पॉइंट, यस और नो? चलो ठीक है। अब यहां पर देखना, हमने क्या बोला था, यहां पर एक मास है, उस पत्थर को बांधा और उसे गोल गोल घुमा दिया। इसका रेडियस हमारे पास r है। अगर हमने यहाँ पे जनरल कंडीशन ली थी, अगर आपको याद हो, तो यहां पर जनरल कंडीशन क्या थी कि लेट सपोज हम यहां पर पॉइंट रखते हैं, ये एंगल हमारा थीटा होता है, इस बॉब पर वेट फोर्स mg लगेगा, यहां पर इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल थीटा होगा, ये सब हम पढ़ चुके हैं, और यहां पर ये mg cos थीटा होगा, यस और नो? अगर ये mg cos थीटा होगा तो ये mg sin थीटा होगा। अब यहां पे टेंशन फोर्स अंदर की तरफ लगेगी जिस दिशा में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ने टेंशन का साथ दिया तो टेंशन फोर्स बड़ी हो गई, तो टेंशन में से mg cos थीटा माइनस करेंगे, तब हमारा नेट फोर्स मिलेगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r। अगर मैं लोएस्ट पॉइंट की बात करता था तो लोएस्ट पॉइंट पे थीटा एंगल क्या हो जाएगा? 0। तो एट लोएस्ट पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 0 डिग्री हो जाएगा 1। तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा? m इंटू जी इंटू 1 प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन r। अब यहां पे वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी का ज्ञान हमें है, लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होती है अगर चक्कर पूरा काट रहा है पार्टिकल? तो 5 ऑफ rg, यस और नो? तो यहां पे लोएस्ट TL इज इक्वल टू mg प्लस में m ऑफ v स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 5 rg है तो रूट हट जाएगा, इधर बनेगा 5 rg अपॉन में r से r कटेगा, 1 mg और 5 mg टोटल मिलके कितना आ गया? तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी हो गई? 6 mg। तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन आ गई 6 mg। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अगर मैं यहां पर मिडल पॉइंट की बात करता हूं तो एट मिडल पॉइंट थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर यहां पर आप cos 90 डिग्री की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0। अगर आप यहां पर देखें तो टेंशन एट मिडल पॉइंट mg cos 90 डिग्री 0, वो सबको ही स्वाहा कर देगा अपने साथ जो भी है, और mv स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। और इस पर वेलोसिटी पर, मतलब वेलोसिटी मिडल पॉइंट पे कितनी होती है? 3rg। इस वैल्यू को यहां पे उठा के पटक देंगे, ये पूरा हो गया 0। नाउ टेंशन एट मिडल पॉइंट मुझे निकालना है, तो टेंशन एट मिडल पॉइंट हमें निकालना है, तो ये आ जाएगा m टाइम्स ऑफ 3rg अपॉन r ने r को काट दिया, तो टेंशन मिडल पॉइंट पे कितनी आ गई? 3 mg। लोएस्ट पॉइंट पे कितनी आई थी टेंशन? किस पे ज्यादा है अभी तक? लोएस्ट पॉइंट पे ज्यादा है। अब हाईएस्ट वाला पार्ट बचा। अच्छा, हाईएस्ट पर बताना कि वेलोसिटी कितनी लेते थे हम लोग? अंडर रूट rg, यही लेते थे ना? तो हाईएस्ट पॉइंट पे अंडर रूट rg। तो अब देखेंगे टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहां तक? 180 डिग्री। यहां से लेकर यहां तक कितनी हो गई? 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1। तो इसमें पुट कर देंगे टेंशन माइनस mg -1 इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। सुनाओ, माइनस माइनस प्लस होता है, यहां आ जाएगा m और rg आ जाएगा इधर, स्क्वायर करने के बाद तो आप देखेंगे इधर भी mg और इधर भी mg। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या हो गई?
तो ये बताना इन तीनों केसेस में सबसे लोएस्ट टेंशन कहां पर मिली आपको, क्योंकि हमने तीनों पार्ट निकाल लिए हैं। हमने सबसे पहले लोएस्ट देखा, तो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन थी हमारे पास 6 mg। फिर हमने मिडल पॉइंट देखा, तो मिडल पॉइंट पे टेंशन कितनी थी हमारे पास 3 mg। फिर उसके बाद हमने देखा हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितनी थी 0। यस और नो? तो टेंशन मैक्सिमम एट लोएस्ट पॉइंट एंड मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। चलिए इतना आप लिख सकते हैं, लेकिन अगला टॉपिक करेंगे तब लिखना। अब आते हैं हम डिस्कशन अबाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। डिस्कशन अबाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगेन रिपीट करते हैं कुछ चीजें। अगर मैं यहां पर अगेन ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन ले लेते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बीचों बीच सेंटर होता है, यहां पे लोएस्ट पॉइंट होता है, यहां मिडल होता है, और यहां हाईएस्ट पॉइंट होता है, और यहां रेडियस होता है। तो अगर आप देखें तो अगेन ये जनरल कंडीशन है, यहां पर वेट फोर्स mg बना, यहां वेट फोर्स mg बना, और यहां हमारा थीटा बना। अब यहां देखना ध्यान से कि अगर मैं इसको आगे की तरफ कंस्ट्रक्ट करूं तो ये भी एंगल थीटा बना। फिर उसके बाद यहां पर देखें तो इस दिशा में ये mg cos थीटा बनेगा, और इस दिशा में ये mg sin थीटा बनेगा। अब मुझे एक बात बताना, इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते हुए घटेगी या बढ़ेगी? स्पीड डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? देखो एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जब भी गाड़ी का पहिया मूव करता है आगे और वो स्पीड को बढ़ाता है, स्पीड को क्या करता है, अगर वो बढ़ाता है, तो हम बोला करते थे कि एक तो हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन लगता था और एक लगता था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता था तो गाड़ी का पहिया स्पीड, गाड़ी का जो टायर है वो तेज पकड़ता था स्पीड को। ऐसा नो? अगर यहीं पर आपने गाड़ी में ब्रेक लगा दिए तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव हो जाता था, लेकिन गाड़ी स्किड करते हुए अभी भी आगे की तरफ ही जाती थी। यस और नो? तो वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या आ गया, अपोजिट डायरेक्शन आ जाती थी। यस और नो? तो जब ये बताओ यहां पर ये जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? ऊपर ले जा रहे हो ना, अरे घुचुओ, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, अपीयर होगा, अपेरेंट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन ये देख नहीं रहे, यहाँ पे मास के साथ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रखा है, उस एक्सेलरेशन का इफेक्ट है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब फोर्स इधर लग रहा है। तो जो आपका फोर्स है जिसको टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे वो हो जाएगा mg sin थीटा। यहां होता है मास इंटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, तो मास इंटू g sin थीटा, मास से मास कट गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया g sin थीटा। यस और नो? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया g sin थीटा। इसका मतलब हमें पता लग गया कि यहां जो एक्सेलरेशन है वो लगेगा g टाइम्स ऑफ sin थीटा। अब चलते हैं हम अपने अगले पड़ाव पर, इसको मैं रब कर देता हूं। अब हमें हाईएस्ट लोवेस्ट पर इसकी वैल्यू पता लगानी है, बहुत ही आसान है, तो फटाफट लिखेंगे। सबसे पहले लेते हैं लोएस्ट पॉइंट पर। लोएस्ट पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन g sin थीटा होगा। लोएस्ट पॉइंट पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अगर थीटा 0 तो sin थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। और अगर sin थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू, बिल्कुल ठीक। उसके बाद चलते हैं मिडल पॉइंट पर। अगर हम मिडल पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ थीटा हो जाता है 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेंगे तो g टाइम्स ऑफ 1, आंसर क्या रहेगा, g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे अगर हम चलते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट की अगर आप बात करते हैं तो थीटा वहां होता है 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री क्या हो जाता है हमारे पास, अगेन 0। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फिर क्या हो जाएगा, 0। यस और नो? तो आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि मिडल पर ही एक्सेलरेशन आ रहा है, बाकी लोएस्ट और हाईएस्ट पे वो 0 हो रहा है। यस और नो? क्लियर है? ठीक है, तो यहीं पर ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। अब इसके न्यूमेरिकल करने को रह गए हैं। तो अब अगला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी कर्व। पोटेंशियल एनर्जी कर्व, अब मेरी बात ध्यान से समझना,
ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये पोजीशन है और ये यू है। वाई एक्सिस को यू माना और एक्स एक्सिस को डिस्टेंस माना। अगर आपको ज्ञात हो तो हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ा था। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर हमने देखा था कि फोर्स माइनस डी यू अपॉन डी एक्स होता है। मानते हो कि नहीं? यहां पे चेंज आ रहा है डी यू का और यहां पे एक्स एक्सिस आ रही है। ऐसे ना, अगर आप डी यू अपॉन डी एक्स लेते हैं तो ये अपॉन ये वाई एक्सिस अपॉन एक्सिस स्लोप बनती है कि नहीं? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस स्लोप बन चुकी है। तो आप देखेंगे फोर्स इज इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये बनेगा। अब मुझे बताना, यहां एक ए पॉइंट है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, स्लोप क्या होगी? नेगेटिव। यहां पर क्या होगी स्लोप? जीरो। यहां पर क्या होगी? जीरो। यहां ऊपर चढ़ते वक्त क्या होती है? पॉजिटिव। अरे यहां नेगेटिव, उतरते वक्त यहां जीरो, चढ़ते वक्त पॉजिटिव, यहां जीरो, फिर उतरते वक्त फिर नेगेटिव। ये सब हम पढ़ चुके हैं। और यहां जीरो। ऐसा ना हो, यहां हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम का। किसका? इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब जब इक्विलिब्रियम होगा, जब जब इक्विलिब्रियम होगा तब तब फोर्स को जीरो होना पड़ता है। ये भी पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में हमने। फोर्स जीरो कब होगा? जब पोटेंशियल एनर्जी, जब स्लोप जीरो हो जाएगी। ढलान कहां कहां जीरो हो रही है? एक तो बी पॉइंट पे, एक डी पॉइंट पे और एक एफ पॉइंट पे। मतलब यहां पर भी फोर्स जीरो हो सकता है, यहां पर भी फोर्स जीरो हो सकता है और यहां पर भी फोर्स जीरो हो सकता है। तो 3 पॉइंट ऐसे आए जहां पर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बना सकते हैं कि नहीं? यस और नो? तो अब यहां पर देखेंगे, आगे एक टेबल बनाते हैं और टेबल के अनुसार फिर हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लेते हैं एक इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। ठीक है। अब चाहे आप स्टेबल की बात कर लो, चाहे अनस्टेबल की, चाहे न्यूट्रल की, तीनों में देखना फोर्स तो जीरो आ रहा है। यहां पर भी फोर्स जीरो होगा, क्योंकि देखो यहां पर अगर आप बॉल को डाल दें तो बॉल जाएगी इक्विलिब्रियम में, बाद में तो यहीं आएगी। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर आप यहां पर बॉल रख देंगे और किसी भी दिशा में उसे फेंक देंगे तो वो वापस नहीं आएगी, तो ये अनस्टेबल है। यहां पर आप बॉल डाल देंगे तो आगे चलती हुई जाएगी, न्यूट्रल है। यस और नो? अब देखना, यहां पर भी फोर्स जीरो, यहां पर भी फोर्स जीरो और यहां पर भी फोर्स जीरो हो जाएगा। तीनों में फोर्स जीरो हो गया। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा सेकेंड पॉइंट, जो स्लोप है डी यू अपॉन डी एक्स जीरो, यहां पर भी डी यू अपॉन डी एक्स जीरो और यहां पर भी डी यू अपॉन डी एक्स जीरो हो जाएगा। फिर तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे कि हमें कैसे पता लगे, डिफरेंस तो कुछ निकल के आ नहीं रहा, तीनों में तीनों ही चीज जीरो हो रही है। तब हम क्या बोलेंगे, अगर आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ गई उसकी वैल्यू तो स्टेबल है। अगर आप उसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, स्मॉलर देन वैल्यू जीरो आ गई तो अनस्टेबल है। अगर आप उसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं और इक्वल टू जीरो वैल्यू आ गई तो न्यूट्रल है। क्लियर है यहां तक? तो अब देखना अगला, अगर हम यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम लेते हैं तो ग्राफ देख के बताइएगा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी या यहां पर मिनिमम होगी? अरे दोनों ग्राफ में देखना, यहां कम होगी ना पोटेंशियल एनर्जी। स्टेबल वाले पे क्या क्या हो रही है? कम हो रही है पोटेंशियल एनर्जी। स्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी लो है और इस पर अनस्टेबल वाले पे क्या है? हाई है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या हो गई? मैक्सिमम। कहने का तात्पर्य यह होगा कि पोटेंशियल एनर्जी यहां पर होगी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर होगी मिनिमम। क्लियर है? और अनस्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई मैक्सिमम। यस और नो? और यहां पर तो कोई अभी लिखेंगे नहीं, न्यूट्रल पे। सो पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम होती है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? मैक्सिमम। यहां काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है?
मिनिमम, यस और नो? तो इसकी को, लेकिन दोनों के अंदर टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, यस और नो? तो अब इसके न्यूमेरिकल हम आगे करेंगे, तो फॉर्मूला वही रहेगा, F इज इक्वल टू माइनस डी अपन डी एक्स विच इज माइनस ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स। अब आप इसको लिख सकते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे बढ़ेंगे।